नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उन्हें सीधे आपके यूपीएससी के स्टैटिक सिलेबस से कनेक्ट करेंगे। बिना कोई वक्त बर्बाद किए चलिए सीधे न्यूज़ पर आते हैं और देखते हैं कि आज के इवेंट्स हमारे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट से कैसे जुड़ते हैं। तो आज का हमारा प्लान एकदम सेट है। फटाफट एजेंडा देख लेते हैं। पहले हम कवर करेंगे पॉलिटी और इंटरनल सिक्योरिटी, फिर चलेंगे जियोपॉलिटिक्स और इंडियन इकोनॉमी पर, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट के अपडेट्स और एंड में मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एक जबरदस्त रैपिड फायर रिवीजन से सेशन को रैप अप करेंगे। चलिए सबसे पहले पॉलिटी और इंटरनल सिक्योरिटी से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि डोमेस्टिक फ्रंट की ये बड़ी खबरें हमारे GS2 और GS3 पेपर्स से कैसे लिंक होती हैं। तो देखिए, केरला में हाल ही में VD सथीसन को नया CM डेजिग्नेट चुना गया है। अब न्यूज़ तो ये है, पर हमारे सिलेबस से कैसे जुड़ेगा? ये ब्यूटिफुली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 से कनेक्ट होता है, जो कहता है कि चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करेंगे। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एक्चुअल शपथ ग्रहण यानी स्वेरिंग इन होती है ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के हिसाब से चलती है। और यहीं पर आता है हमारा पहला प्रीलिम्स ट्रैप। अक्सर एग्जाम में हम जल्दी में गलती कर देते हैं। याद रखिएगा, गवर्नर ओथ एडमिनिस्टर जरूर करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली शब्द यूज करता है अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। मणिपुर में एक बहुत ही डीपली कंसर्निंग सिचुएशन बनी हुई है, जहां 38 से ज्यादा लोगों को हॉस्टेज बनाया गया है। आपको यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क्स को इम्पार्शियली समझना होगा। इस क्राइसिस ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस यानी 100 ट्राइपार्टाइट डक्स को दोबारा से चर्चा में ला दिया है। साथ ही AFSPA और 6 शेड्यूल ऑटोनॉमी का एक्चुअल ग्राउंड एप्लीकेशन अब एकदम फोकस में आ गया है। यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है जो सीधा प्रीलिम्स में ट्रैप बन सकता है। बहुत लोगों को लगता है कि एफस्पा आर्म्ड फोर्सेस को एब्सोल्यूट इम्यूनिटी देता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी प्रोसिक्यूशन से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर सैंक्शन लेना मैंडेटरी होता है। ये कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है। ऑलराइट, अब देखते हैं कि इन डोमेस्टिक मुद्दों से आगे ग्लोबल स्टेज पर क्या चल रहा है। ये IR और इकोनॉमी का एक बहुत ही सॉलिड इंटरसेक्शन है। जियोपॉलिटिक्स में अभी काफी उथल-पुथल चल रही है दोस्तों। बीजिंग में ट्रम्प सी समिट हुई, जहां ट्रेड और ताइवान स्ट्रेट पर फोकस रहा। पर हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ईरान ब्लॉकेड। इसकी वजह से क्रूड ऑयल के दाम करीब 67.2% तक बढ़ गए हैं। ऊपर से US का प्रेशर है इंडिया पर कि भाई रशियन ऑयल और चाबहार पोर्ट पार्टनरशिप पर रोक लगाओ। तो समझ रहे हैं आप, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का ये एक बहुत बड़ा टेस्ट चल रहा है। बाय द वे, इस ग्लोबल डिस्कशन के बीच इस प्रीलिम्स ट्रैप में मत फंसना। ध्यान रखिए, इंडिया APEC का मेंबर नहीं है। और हाँ, इस कॉन्टेक्स्ट में जिस G20 समिट की बात हो रही है, वो 2026 में मायामी USA में होस्ट होने वाला है। ये बेसिक रीजनल फैक्ट्स हमेशा उंगलियों पर होने चाहिए। और इन सब ग्लोबल टेंशन्स का असर क्या होता है? ये बड़ा नंबर देखिए, 8.3%। हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI अप्रैल 2026 में इतना ज़्यादा स्पाइक कर गया है। ये इन्फ्लेशन फिगर हमारी इकोनॉमी के प्रोड्यूसर साइड के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग बेल है। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए, सिचुएशन कितनी ट्रिकी हो गई है। एक तरफ WPI 8.3% पर है, जिसका मेन रीजन इंपोर्टेड क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है। पर दूसरी तरफ हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI अभी भी 3.48% पर कंट्रोल में है। अब बेचारा RBI क्या करे? उनका इन्फ्लेशन टारगेट तो CPI पर बेस्ड होता है ना। ये RBI के सामने मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर एक मैसिव डिलेमा खड़ा कर देता है। रेपो रेट बढ़ाएं या ना बढ़ाएं? चलिए वापस डोमेस्टिक फ्रंट पर आते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स पर एक नज़र डालते हैं, जो GST का एक बहुत ही प्रेसिंग और इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। मई 2026 में उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में बिजली गिरने और अनसीजनल स्टॉर्म से 111 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बहुत ही ट्रैजिक खबर है ये। पर सिलेबस के हिसाब से ऐसी सिचुएशन से डील करने की स्टैट्यूटरी मशीनरी क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2025, जिसके तहत NDMA पॉलिसी बनाती है और रिलीफ के लिए SDRF फंड में सेंटर और स्टेट का 75-25 का रेशियो होता है। ये फैक्ट्स डायरेक्टली कोट करने काम आएंगे। यहाँ एक इंस्टीट्यूशनल ट्रैप को क्लियर कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, NDRF एक स्टैट्यूटरी बॉडी है,
कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इतनी सारी फैटालिटीज के बावजूद अभी तक ना तो लाइटनिंग को और ना ही हीट वेव्स को ऑफिशियली नेशनल डिजास्टर्स का टैग मिला है। ओके, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर। जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उसे मेंस एग्जामिनेशन में एक्चुअली कैसे टेस्ट किया जा सकता है। जैसे ये GS3 का सवाल देखिए, WPI और CPI का डाइवर्जेंस क्या सिग्निफाई करता है, और RBI के मॉनेटरी पॉलिसी डिलेमा को एनालाइज कीजिए। इसमें आपको समझाना होगा कि अगर RBI इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाती है तो वो अनजाने में इकोनॉमिक ग्रोथ को चोक कर सकती है, जबकि CPI तो अभी भी टारगेट बैंड के अंदर ही है। बहुत ही बढ़िया एनालिटिकल क्वेश्चन बन सकता है ये। और GS2 के लिए ये प्रॉम्प्ट कैसा रहेगा? US इकोनॉमिक और मिलिट्री यूनिलैटरलिज्म के दौर में इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना मुश्किल होता जा रहा है। इसे क्रिटिकली एग्जामिन करना है। इसमें आपको US की तरफ से आने वाले इंटेंस दबाव और इंडिया के मल्टी अलाइनमेंट स्टैंड्स को आमने सामने रखकर वे करना होगा। इसका आंसर फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए? पहले चैलेंजेस सीधे सीधे बताएं, जैसे कैट्सा के तहत US सैंक्शंस का डर, चाबहार पोर्ट पर रिस्क्स और फ्रेंच टेक पर हमारी डिपेंडेंस। फिर अपनी स्ट्रेंथ्स हाईलाइट कीजिए, जैसे इंडिया EU FTA और क्वाड में हमारी सॉलिड पोजीशन। और एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन वही होता है जो आगे का रास्ता दिखाए कि हमें एक कंटिन्यूअस कैलिब्रेशन, डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने पर जोर देना होगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं और अपने रैपिड फायर रिवीजन सेगमेंट से आज के सारे फैक्ट्स लॉक कर लेते हैं ताकि प्रीलिम्स में कोई कंफ्यूजन ना हो। इन पॉइंट्स का चाहे तो एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मणिपुर क्राइसिस, 38 से ज्यादा हॉस्टेजेस, WPI 8.3%, CPI 3.48%, PLFS 2025 के हिसाब से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 59% और अनएम्प्लॉयमेंट मात्र 3% है, और पिछले लगभग 2.5 महीने में रुपी 8.5% तक डिप्रिशिएट हुआ है। ये नंबर्स एग्जाम में डायरेक्टली ऑप्शंस एलिमिनेट करने में काम आएंगे। तो दोस्तों, इस विश्लेषण को खत्म करते हुए इस एक विचार पर जरूर सोचिए। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कोई येस या नो वाला बाइनरी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसे लगातार एडजस्ट करना पड़ता है। इंडिया को अपने ही देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और स्ट्रॉन्ग करना होगा, एक्सक्लूसिव अलाइनमेंट से बचना होगा और सबको साथ लेकर चलना होगा। सोचिए इस बारे में कि ये बदलती हुई दुनिया हमारी स्टैटिक पॉलिसीज को फ्यूचर में कैसे रीशेप करेगी। अपनी तैयारी पूरे जोरों पर रखिए। फिर मिलेंगे नए विश्लेषण के साथ। तो ये थी आज की मुख्य खबरें, लेकिन अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो इस पूरे एनालिसिस की PDF, जिसमें डिटेल्ड नोट्स और प्रीलिम्स के लिए MCQs भी शामिल हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन और बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके चैनल से जुड़ सकते हैं।